सभी को मेरा नमस्कार। आई होप एवरीबडी इज फिट एंड फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरी वन ऑफ यू फॉर योर लव एंड एप्रिसिएशन दैट यू हैव गिवन टू अवर प्रीवियस वीडियो। आपका यही एप्रिसिएशन और प्यार हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट मीन्स सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट पार्ट 2 और डे 2 के बारे में देखते हैं सरकार ने हमारे लिए दूसरे दिन क्या लाया है। डे 2 में सरकार ने ध्यान रखा है माइग्रेंट वर्कर्स का, फार्मर्स का और मध्यम वर्ग का। माइग्रेंट्स के लिए जैसे फ्री फूड सप्लाई फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, और बात की गई है वन नेशन वन राशन कार्ड की, जो कि एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शिशु मुद्रा लोन की बात की गई है। स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें 10-10 हज़ार रुपये देने की बात की गई है, ताकि जैसे हमारे टी स्टॉल वाले हो गए या इस तरह से जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें मदद मिल पाए। उसके अलावा फार्मर्स को जो है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडिशनल लोन देने की बात की गई है। एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल लोन थ्रू नबार्ड ये भी कहा गया है देने के लिए। अब हम बात करते हैं मध्यम वर्ग के लिए। मध्यम वर्ग के लिए एक सबसे बड़ा सपना है जिसे हम कहते हैं अपना घर। अब हम बात करेंगे हाउसिंग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में, जिसे अलॉट किए गए हैं 70,000 करोड़ रुपए। क्या है ये स्कीम? ये स्कीम मध्य वर्ग के लोगों के लिए है जिनकी एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम जो है 6 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक है। उन्हें हाउसिंग लोन में कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की गई है। क्या है ये हाउसिंग लोन की सब्सिडी? क्या है ये स्कीम पूरी? किस तरह से आपको मिल सकती है? क्या आप इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम बात करेंगे सीए खुशबू महाजन जी से, जो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। तो आइए हम बात करते हैं खुशबू महाजन जी से। खुशबू, प्लीज टेक द चार्ज। Thank you, Isar. It's always a pleasure to be associated with you. Hello, everyone. Today I'll be giving you a small PowerPoint presentation on the topic Credit Linked Subsidy Scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana. As the name suggests, Awas means home. Credit यानी उधार या लोन, लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ, एंड सब्सिडी यानी किसी भी तरह का एक कोई बेनिफिट या डिडक्शन। इस सबको इकट्ठा समझा जाए तो इसका मतलब रहेगा कि हाउसिंग लोन जो आपको मिलेगा इन अ सब्सिडाइज्ड फॉर्म, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपको एक सब्सिडी मिलेगी। ये जो क्रेडिट लिंक स्कीम है ये मई 2017 में इम्प्लीमेंट की गई थी और इसको एक्सटेंड किया गया था मार्च 2020 तक के लिए। 14 मई को व्हेन पार्ट बी ऑफ द इकोनॉमिक पैकेज वाज अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया फॉर द मिडिल इनकम ग्रुप पीपल टिल मार्च 2021। सो वो लोग जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है एंड द ड्रीम फॉर देयर ओन हाउस, तो वो लोग अब ये अपने हाउसेस को परचेज कर सकते हैं और उनके पास फंड्स की शॉर्टेज है तो लोन ले सकते हैं, वो भी सब्सिडाइज्ड लोन्स। सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला ही था, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग कवर्ड हैं। मिडिल इनकम ग्रुप के लिए फॉर नाउ आप सिर्फ ये ध्यान रखें, वो लोग जिनकी इनकम 6 लाख टू 18 लाख की है एनुअली, वो लोग कवर होंगे। सेकेंडली, इसमें बेनिफिशरी फैमिलीज डिफाइन की गई है। बेनिफिशरी फैमिली यानी हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन, इन सबको इकट्ठा एक सिंगल हाउस होल्ड कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 लोगों में से अगर किसी भी एक मेंबर के नाम पर लोन अप्रूव कर दिया जाता है और वो प्रॉपर्टी को बाई कर लेता है, तो फैमिली का कोई भी दूसरा मेंबर लोन नहीं ले सकता है। इसके अलावा इसमें एक फर्दर एक्सटेंशन समझ लीजिए, अगर उस बेनिफिशियरी फैमिली में कोई भी एडल्ट है, बच्चों में से, हस्बैंड वाइफ तो एक कपल ही हो गया, बच्चों में से कोई एडल्ट है यानी कि 18 ईयर्स से ज़्यादा उसकी एज है और वो इंडिविजुअली अर्न कर रहा है, तो उस इंडिविजुअल को एक सेपरेट हाउस होल्ड कंसिडर किया जाएगा। यानी कि वो इंडिविजुअल जो है वो एक लोन ले सकता है, वो एक अलग प्रॉपर्टी बाई कर सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मैरिड है या नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है, उसके पेरेंट्स के नाम पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इररेलेवेंट है। देन देर इज़
ओनली मैरिड कपल केस, दैट मीन्स हस्बैंड और वाइफ हैं, बच्चे नहीं हैं। इस केस में आइदर हस्बैंड और द वाइफ, ये दोनों में से कोई एक अपने नाम पर लोन लेकर के प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। ऐसा नहीं करना है तो ये दोनों जॉइंटली भी एक सिंगल लोन ले करके प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हस्बैंड अपने नाम पर लोन ले ले और वाइफ अपने नाम पर लोन ले ले। इसमें एक कंडीशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास पहले से कोई भी पक्का हाउस नहीं होना चाहिए। हमें पता ही है, एक होते हैं कच्चे हाउसेस, एक होते हैं पक्के हाउसेस। कच्चे हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो सारी डिफरेंट तरह की वेदर कंडीशंस को झेलने के लिए सक्षम नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी बारिश हो रही है, कभी तूफ़ान आ रहा है, कभी बहुत गर्मी पड़ रही है, तो वो घर मिट्टी के घर हैं, टीन की छतें हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लीकेज है, जो एक नॉर्मल इंसान ऐसी कंडीशन में रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए कच्चे हाउसेस से इंडिया को ग्रो करवाने के लिए पक्के हाउसेस, ताकि लोग अफोर्ड कर सके, ये स्कीम का बेनिफिट लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी लास्ट कंडीशन ये है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, आपका घर कहाँ लोकेटेड होगा। 2017 में एक सेंसस कंडक्ट किया गया था जिसमें कुछ टाउन्स लिस्ट किए गए थे इंडिया के। अगर आपकी प्रॉपर्टी उन्हीं किसी लिस्टेड टाउन में प्रेजेंट है तो ही आप ये लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप ये लोन नहीं ले सकते हैं। कमिंग अप टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये है अबाउट कंडीशंस एंड कंपैरिजंस। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा होगा पहली स्लाइड में कि मिडिल इनकम ग्रुप को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। इनकी जो भी कंडीशंस है ये दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग हैं। पहली कंडीशन की बात करें तो इसमें है एनुअल हाउस होल्ड इनकम। एनुअल यानी सालाना, साल की पूरी इनकम। हाउस होल्ड यानी जैसे कि पहले बताया था, या तो बेनिफिशियरी हाउस होल्ड है जिसको सिंगल हाउस होल्ड बोला गया, या फिर अर्निंग एडल्ट है जिसको एक सेपरेट हाउस होल्ड कंसिडर किया, या फिर एक मैरिड कपल जो कि अलग से एक हाउस होल्ड है। सो अगर एक हाउस होल्ड का पहले के एग्जाम्पल दूँ, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, उन सब की इनकम को क्लब करके पूरे हाउस होल्ड की इनकम कंसिडर की जाएगी। ऐसे केस में अगर पूरे हाउस होल्ड की इनकम 6 लाख से 12 लाख की रेंज में है तो वो कैटेगरी 1 में फॉल करेंगे। कैटेगरी 2 में 12 लाख टू 18 लाख तक की हाउस होल्ड इनकम वाले लोग फॉल करेंगे। इसके अलावा ये देखना है कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया कितना है। कैटेगरी 1 के लिए मैक्सिमम कारपेट एरिया जो अलाउड है दैट इज़ 160 स्क्वायर मीटर, या फिर मैं इसको 6 मरलास के अप्रॉक्सीमेटली भी बोल सकती हूँ। कैटेगरी 2 के लिए द लिमिट इज़ 200 स्क्वायर मीटर्स और आई कैन से 8 मरलास। देन देर इज़ अ सब्सिडाइज्ड एलिजिबल लोन अमाउंट। कैटेगरी 1 के लिए ये जो अमाउंट डिफाइन किया गया है दिस इज़ अप टू 9 लाख रुपीज़, वाइल फॉर कैटेगरी 2 द अमाउंट इज़ 12 लाख रुपीज़। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सा कह लीजिए है। सपोज़ आपके हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन की जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख है और आपको 20 लाख तक का लोन बैंक पास करने के लिए मान जाता है, तो उस केस में जो 9 लाख तक का अमाउंट है सिर्फ उतने ही अमाउंट पे आपको सब्सिडी बेनिफिट मिलेगा। जो बैलेंस अमाउंट है यानी 20 माइनस 9 11 लाख रुपीज़ वो एज नॉन सब्सिडाइज लोन ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया गया है कि उसकी सब्सिडी कितनी होगी। कैटेगरी 1 के लिए 4% का इंटरेस्ट सब्सिडी है पर एनम बेसिस पर, और कैटेगरी 2 के लिए 3% का अमाउंट परसेंटेज है। ये जो सब्सिडी परसेंटेज है इसको अमाउंट में भी क्वांटिफाई किया गया है। कैटेगरी 1 के लिए जो अमाउंट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2,35,000 और कैटेगरी 2 के लिए ये अमाउंट है 2,30,000। ये तो कुछ कंपैरेटिव कंडीशंस थी। इसके अलावा हमारे पास 2 कॉमन कंडीशंस है जो इस लोन से रिलेट करती हैं। फर्स्ट कंडीशन है लोन का टेन्योर। ये जो लोन है इसका टेन्योर रहेगा 20 ईयर्स का। दैट मीन्स जो सब्सिडाइज लोन है उसका बेनिफिट 20 ईयर्स के लिए मिलेगा। आपका लोन जो है इससे कम टेन्योर के लिए भी अप्रूव किया जा सकता है, इससे ज़्यादा टेन्योर के लिए भी अप्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल लें तो सपोज़ आपका लोन जो है 10 ईयर्स के लिए अप्रूव किया गया है। उस केस में क्या होगा कि आपका 10 ईयर्स के अंदर अंदर सारा सब्सिडी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बट अगर आपका लोन जो है 25 ईयर्स के लिए मान लेते हैं अप्रूव किया गया है तो उस केस में सिर्फ 20 ईयर्स के अंदर अंदर आपका लोन का जो सब्सिडी बेनिफिट है वो दे दिया जाएगा,
बैलेंस 5 ईयर्स के लिए कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। जो सेकंड कॉमन कंडीशन है वो ये है कि लोन आप किस पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। लोन का पर्पज़ या तो एक न्यू हाउस प्रॉपर्टी बाय करने के लिए हो सकता है, या फिर आपकी ऑलरेडी कोई लैंड है उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ तो इसमें जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं वो लोग अपने घरों को पक्का करने के लिए, एक एक्सटेंशन कह लीजिए, वो करने के लिए भी ये लोन ले सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशंस का क्राइटेरिया। बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है बैंक की, जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक में रिक्वायर्ड होते हैं लोन को अप्रूव करने के लिए, इसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी एक मैंने स्लाइड बनाई है जिसका हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ सकते हैं बैंक के पास। फर्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ। फॉर एग्जांपल आपका पैन, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने वाली है कि जितने भी मेंबर्स हैं बेनिफिशियरी फैमिली के, उन मेंबर्स के सभी मेंबर्स का आधार लगेगा, सो दैट इस स्कीम का मिसयूज़ ना हो इन द वे कि एक से ज़्यादा मेंबर एक सिंगल फैमिली के इस स्कीम को अवेल कर रहे हैं। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो है वो एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ के एग्जांपल्स रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, या आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स पुराना इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का। अगर आप हाउस परचेज कर रहे हैं उस केस में आपके पास पॉसिबल है कि कोई एक परचेजिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ हो, तो वो हो सकता है आपका सेल डीड या ओनरशिप ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट, जिसको हम रजिस्ट्री, बयाना या सेलिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं। लास्टली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके बेसिस पर बैंक ये देखेगा कि आप रीपे करने की कैपेसिटी रखते भी हैं या नहीं रखते हैं, आपको कितने अमाउंट का लोन जो है अप्रूव करके दिया जा सकता है। तो वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या होगा, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो उस केस में बैंक आपसे मांग सकता है आपके लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, आपका फॉर्म 16 और वो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जिसमें ये सैलरी क्रेडिट हो रही है। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हैं तो उस केस में बैंक आपसे लास्ट 2 to 3 ईयर्स की आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन मांग सकता है। कंप्यूटेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में बैलेंस शीट्स वगैरह बनाते हैं तो वो बैलेंस शीट्स भी बैंक मांग सकता है। आई होप ये प्रेजेंटेशन क्लियर थी, और आप लोग अगर अपने लिए घर लेना चाहते हैं तो आपको ईजी रहेगा इस स्कीम का बेनिफिट अवेल करने में। थैंक यू।